संडे का सेशन इसीलिए मैं बेहतरीन और ही ज्यादा तड़केदार रखता हूँ, ताकि खासकर जो जो है ना वो बिना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि संडे में छुट्टी मारने वाले हैं, लापरवाह टाइप के, तो सारे साइड में हो जाते हैं। जब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, कुछ दिनों बाद फिर से होने वाले हैं, माहौल ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर कंट्रोल करके बैठ गए, तो यूएसए को लग रहा था कि भाई मैंने इनको सपोर्ट किया है, अब मेरी मानेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे। पर लेकिन सांप तो सांप होता है, जितना दूध पिलाओगे, जिस मौका मिलेगा तुरंत काट के जाएगा। गैस करो चलो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप इतना आरामी आदमी है, उसने एक साथ दो दो लोगों को प्रपोज किया, ठीक है। फिर कह रहा है कि नहीं, तेरे से तो मैं प्यार करता हूं सच्चा, दूसरे को मैं छोड़ भी दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो चल क्यों रही है? लड़ाई इसलिए चल रही है कि ईरान जो है वो अपने एरिया में एक खतरनाक लेवल का देश माना जाता है। वो ये कहता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं यहां पर आज की डेट में जो इस्लाम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करूंगा। संडे का सेशन इसीलिए मैं बेहतरीन और ही ज्यादा तड़केदार रखता हूं, ताकि खासकर जो जो है ना वो बिना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि संडे में छुट्टी मारने वाले हैं, लापरवाह टाइप के, तो सारे साइड में हो जाते हैं। तो संडे में मुझे लगता है कि वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो रियलिटी में सीरियस होते हैं। जो संडे के दिन भी पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब लाइफ को लेकर सीरियस है, ठीक है। तो इसलिए संडे में थोड़े से और इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टाइप के आर्टिकल रखता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ये एडवांटेज रहता है संडे वालों को। तो ठोको ताली, है कि नहीं? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है तो आप लोग समझ लो कि अफगानिस्तान के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है 2022 में प्रीलिम्स के अंदर में। अगर बात करें अकेले अफगानिस्तान के बारे में, तो जब जब अफगानिस्तान यहां पर न्यूज में रहे, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी किस तरीके से टेररिज्म को लेकर बात की जाती है, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर बात की जाती है, वो सारे एंगल तो मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा ही करूंगा, जो कि आप लोगों को कई सारी बातें और बताकर जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में जब आप लोग बात करते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लेवल पर, तो 2013 में मींस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अफगानिस्तान को लेकर, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये यहां पर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान की जो लोकेशन है ना वो बड़ी खूबसूरत है यार। इसीलिए इसके लिए समिट तक होती है हार्ट ऑफ एशिया। ये एशिया का हार्ट बोला जाता है अफगानिस्तान को, कि हार्ट ऑफ एशिया है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है भाई साहब। तो अगर अफगानिस्तान पर किसी का कंट्रोल हो गया, तो ये समझो आसपास वाले रीजन को कंट्रोल करके रखेगा। और अफगानिस्तान, आप लोग सोचो, हिस्ट्री में लेकर चलता हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जिससे आप लोग समझ पाओगे। अफगानिस्तान को आप लोग ऐसे देखो कि आज नहीं, उस टाइम पर देखो जब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, कुछ दिनों बाद फिर से होने वाले हैं, माहौल ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर अफगानिस्तान के साथ में ये रहता था कि भाई साहब ये एक बफर जोन की तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। बफर जोन समझ रहे हो? आज की डेट में नेपाल जो है वो बफर जोन है, किसके बीच में? तिब्बत के बीच में और इंडिया के बीच में। ऐसे ही कई सारे बफर जोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये यहां पर जैसे आज की डेट में मंगोलिया जो है वो बफर जोन है रसिया और चाइना के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं बफर जोन जो रहते हैं, ये बाउंड्री एक तरीके से एक डिवाइड करके यहां पर रहते हैं। तो अफगानिस्तान जो है यहां पर, ये बफर जोन की तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि जहां पर रसिया है और जहां पर यहां पर नीचे से क्या हुआ करता था, ब्रिटेन है। तो इसको बफर जोन की तरीके से इस्तेमाल करते थे। अगर मैप आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को ये चीज और समझ में आई अच्छे से कि हाँ किस तरीके से यहां पर है। देखो यहां पर हमारा देश कितने देश के बॉर्डर को टच करता है, ये पता है ना आप लोगों को? कितनों को टच करता है कमेंट बॉक्स में बताओ यहां पर। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, ये अफगानिस्तान के साथ में ये बॉर्डर मिलाकर रख रखा है। ये बॉर्डर मिलाने का पर्पज क्या था? ये इसलिए था ताकि भारत के साथ में उधर से रसिया है और नीचे से आप लोग को देखने को मिलेगा ब्रिटेन का रूल चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से दूर रहे। तो पुराने टाइम पर भी इसको बफर जोन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए आज की डेट में भी यहां पर, पहले यहां पर किसने मुद्दा बैठाया? पहले यहां पर आया रसिया। तो रसिया ने अपना कंट्रोल रखा, देश आजाद हो गया जैसे, तो रसिया ने अपना कंट्रोल रखा। अब रसिया को दूर भगाने के लिए यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने यहां पर जो टेररिज्म था ग्राउंड लेवल पर, जो टेररिस्ट हुआ करते थे तालिबान वाले, यूएसए ने भर भरकर उनको पैसा दिया, उनको भर भरकर सपोर्ट किया, ताकि ग्राउंड लेवल पर वो यहां से रसिया को भगा सके। भाई रसिया को उन्होंने भगा दिया, अपना कंट्रोल करके बैठ गए। अब यहां पर कंट्रोल करके बैठ गए, तो यूएसए को लग रहा था कि भाई मैंने इनको सपोर्ट किया है, अब मेरी मानेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे। पर लेकिन सांप तो सांप होता है, जितना दूध पिलाओगे, जिस मौका मिलेगा तुरंत काट के जाएगा। ऐसा ही हुआ, यूएसए के अंदर में अटैक किया गया, और जो अटैक किया गया वो किया गया ओसामा बिन लादेन के द्वारा। ये अटैक हुआ सितंबर 11 2001 के अंदर में, जिसमें यहां पर इनकी बिल्डिंग के अंदर से इन्होंने हवाई जहाज निकाल दिए। इतना पैसा आया कहां से कि तुमने हवाई जहाज खरीद लिया और हवाई जहाज निकाल दिया तुमने? तो ये यहां पर किसके द्वारा किया गया था? बिन लादेन के द्वारा किया गया था। तो ये बिन लादेन के द्वारा किया गया ये अटैक, और जाकर छुप गया अफगानिस्तान के अंदर में। यूनाइटेड स्टेट को लगा कि भाई साहब अफगानिस्तान को तो हमने पहले से सपोर्ट किया है, तालिबान को हमने पहले से सपोर्ट प्रोवाइड कराया। तो तालिबान को बोला, ओए तालिबान, ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दे, इसने हमारे देश के ऊपर में अटैक किया है, अब इस इंसान को ठिकाने लगाना हमारा काम है।
तालिबान ने साफ साफ मना कर दिया, कह रहा है कि यहां नहीं है। तो सोचो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसको जेलेंस्की को कि जेलेंस्की ये बात है ऐसी मान ले, जेलेंस्की कह रहे हैं नहीं मानता। फिर सोचो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या किया तो उसको घर पे भी लाकर बेइज्जती करी यहां पर। तो गुस्सा आ गया यूएसए को, यूएसए कह रहे तेरी ऐसी की तैसी, कह रहे कि अब तक यहां पर टेररिज्म था, फिर यहां पर तालिबान आ गया, अब मैं यहां पर डेमोक्रेसी लेकर आऊंगा, जनता का शासन लेकर आऊंगा। आ गया अपने हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लेके, भाई साहब चढ़ाई कर दी पूरा का पूरा अफगानिस्तान के ऊपर में। और चढ़ाई भी ऐसी कर दी कि जब ये चढ़ाई स्टार्ट की गई थी 2001 में, तो इनके प्रेसिडेंट बुश हुआ करते थे। तो सुबह को उठानी कोलगेट बुश ने ब्रुश किया नहीं और भाई साहब पहुंच गया ऐसे ही मूली हुए अफगानिस्तान को, बोला हमें बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह में से, निकलो यहां से कम नहा धोके तो आते। तो भाई साहब यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इनके साथ में लड़ाई हुई, अफगानिस्तान के लोगों को ग्राउंड लेवल पर काफी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ी। फिर आ गया ओबामा, ओबामा ने आकर यहां पर बोला कि अब मैं यहां पर इस तरीके का कोहराम मचाऊंगा कि मैं यहां से नोबेल पीस प्राइज लेकर जाऊंगा। मतलब सोच रहे हो आप लोग, यहां पर इस इंसान को नोबेल पीस प्राइज दिया गया और इस इंसान ने 1,40,000 ट्रूप उतार रखे थे अफगानिस्तान के अंदर में शांति बनाए रखने के लिए। और शांति पता है कैसी थी वहां? शांति बिल्कुल ऐसी थी जैसी इजराइल आज की डेट में पैलेस्तीन में शांति लेकर आ रहा है, और इस इंसान को नोबेल पीस प्राइज दे दिया कि ये शांति ला रहा है भाई साहब अफगानिस्तान के अंदर में। तो ये कहते हैं बड़े लोगों के बड़े बड़े खेल, ठीक है। तो ये इंसान जो है शांति ला कर गया अफगानिस्तान के अंदर में, वो शांति आज तक नहीं दिखाई दी। शांति भी ये कह रही होगी मैं तो आज तक हुई नहीं अफगानिस्तान के अंदर में, मुझे अफगानिस्तान के अंदर में ढूंढ रही हूँ। शांति ये कह रही होगी मैं तो इंडिया के अंदर में रहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा शांति इंडिया के अंदर में ही रहती है, शांति स्वभाव। ये अफगानिस्तान के अंदर में ढूंढ रहे हैं मुझे, तो गलत बात है, वहां पर मत ढूंढो मुझे, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को मिली। फिर यहाँ पर ओबामा गया, भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप आ गया। डोनाल्ड ट्रंप कहने लगा ये बिल्कुल गलत बात है, क्या कर रहे हो तुम यार, पैसा खर्च कर रहे हो यहाँ पर, मैं ठहरा बिजनेसमैन आदमी, पैसा फ्री में जा रहा है, हमारी आर्मी हमारा पैसा सब कुछ ये। इसने वहां पर भी आकर वही काम किया था जो इसने अभी आकर यहाँ पर यूक्रेन और रशिया वाली लड़ाई में किया है। आते ही सबसे पहले यहाँ पर लड़ाई बंद करवा दी, कह रहा है पैसा खर्च नहीं करना अभी एक मूवी आई थी, ये बिल्कुल अब डोनाल्ड ट्रंप का वही हरकतें रहती है। ये थी, ये मूवी का नाम भी थोड़ा सा लंबा सा था, मतलब T2 की शादी की वो वाली वीडियो, कुछ ऐसा कुछ करके था। वो सीडी नहीं, वो सीडी गुम हो जाती है उनकी, वो वाली वीडियो थी उसमें। सीडी मतलब सीडी रहती है, राजकुमार राव की थी वो मूवी। तो उसमें सीडी को लेकर लड़ाई रहती है, ठीक है। तो उसमें वो दिखा रखा है कि वो अपनी जो बेसिकली जो उनकी जो 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 उनका हनीमून होता है उसकी वीडियो बना के रखते हैं, तो वहां पर वो वीडियो गुम हो जाती है वहां पर। तो उस वीडियो के चक्कर में वो पूरी की पूरी मूवी चलती है। तो उस मूवी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, वो यहाँ पर जो उनके घर में उनके दादाजी होते हैं, वो दादाजी ये कहते हैं कि बेटा जितने पैसे चाहिए तुझे उतने ही ले ले मेरे से। वो कहता है कि कितने पैसे चाहिए, कह रहा है कि ये ले 2 लाख रुपए। कह रहा है कि तुम्हारे कितने हैं, कह रहा है कि सारे पैसे मेरे हैं, बस कुछ उधार लिए। कह रहा है कितने उधार लिए, कह रहा है 1,95,000 उधार, 1,90,000 उधार लिए, 90 कुछ 80 ऐसे बोलता है। कह रहा है कि बाकी मेरे हैं सारे समझ रहे तो पैसे के मामले में वो हालत है डोनाल्ड ट्रंप की। कह रहा है सारा का सारा पैसा मेरे ही है। कह रहा है कितना तेरा है, कह रहा है कि बाकी उधार ले रखे हैं भाई साहब 1,80,000 रुपए, और बाकी के 20,000, वो नहीं बोलता 20,000, कह रहा है बाकी के कुछ उधार ले रखे हैं थोड़े से, कितने 2 लाख में से 1,80,000, और बाकी के मेरे हैं। तो बाकी कितने बच गए आप लोग समझ लो। तो ऐसी हरकतें हैं इस इंसान की यहाँ पर। तो पैसे को लेकर इतना ज्यादा खतरनाक आदमी है, कह रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। कह रहा है कैसे, कह रहा है किसी से भी उधार ले लेता हूं मैं कह रहा है किसी से भी उधार मांग लूंगा। तो ये इंसान क्या कर रहा है अभी, यही तो कर रहा है फिलहाल के टाइम पर। अभी घुस गया जाकर यूक्रेन के अंदर में, कह रहा है कि भाई मुझे ये सारा माल निकाल कर लेकर जाना है। तो इस इंसान ने कहा फ्री में पैसा क्यों खर्च करें हम लोग यहाँ पर, मतलब अफगानिस्तान में शांति हम लोग लेकर आएंगे, इसकी शांति का फायदा पाकिस्तान को और चाइना को होगा, हमको क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर शांति लाने से। तो यहाँ पर तो लड़ाई और ज्यादा होनी चाहिए, जितनी लड़ाई होगी उतना हमारा हथियार बेचा जाएगा यहाँ पर। हम लोग ठहरे यहाँ शांति लेने आ गए, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर निकलो यहाँ से। तो वैसा ले गया सारे लोगों को निकल कर, जो रहे सही बच रहे थे। बाइडेन कहने लगा यार सही कह रहा है, फालतू में क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर टांग अड़ाए बैठे। टांग ऐसी जगह अड़ानी चाहिए जहां पर पैसा मिले। तो इन्होंने यहां से अपनी टांग निकाली और अब इन्होंने पैसे वाले एरिया में टांग अड़ा दी, और वह है यूक्रेन। यूक्रेन को बकायदा सिस्टमेटिकली इस लड़ाई में ठूसा गया है ताकि इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके, ताकि रसिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया जा सके। इसलिए सिस्टमेटिक वे में यूक्रेन को सपोर्ट किया गया। तो जहां भी देखोगे भाई साहब, कहने के लिए पॉलिटिक्स होती है, पर लेकिन पॉलिटिक्स किसके लिए होती है, वो इकोनॉमी के लिए होती है। इसलिए कहते हैं कि पॉलिटी जो है वो इकोनॉमी की गार्जियन है। जितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल देश रहेगा यहां पर, उतनी ही पावरफुल यहां पर इकोनॉमी रहेगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सारा का सारा खेल आप लोगों को ऐसे ही नजर आता है। तो यही कहानी आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है अगर आप लोग ध्यान से गहराइयों में जाकर देखोगे, गोते मार कर। तो यहां पर तो इन्होंने अफगानिस्तान से निकल ली यहां पर, और अफगानिस्तान से जब ये निकल कर गए तो ये बोल कर गए कि हम डेमोक्रेसी लेकर आए थे यहां पर,
कि डेमोक्रेसी बेचेंगी। बुश ने कहा था डेमोक्रेसी ले लो, डेमोक्रेसी ले लो। ओबामा ने कहा था 20% डिस्काउंट है, डेमोक्रेसी ले लो, डेमोक्रेसी ले लो। पर यहां पर आकर कहानी क्या हो गई, भाई डेमोक्रेसी किसी ने खरीदी नहीं यहां पर इनकी। तो ये कहने लगे ये तो वो देश है जो डेमोक्रेसी नहीं लेता है, अब कहीं और बेचेंगे डेमोक्रेसी जाकर। तो इन्होंने कोशिश की कहीं जाकर, इवन बांग्लादेश के अंदर भी डेमोक्रेसी बेच रहे थे, हमारे देश के अंदर भी डेमोक्रेसी बेचने के लिए पैसा खर्च कर रहे थे, वोटर इंपावरमेंट प्रोग्राम चला रहे थे भाई साहब यहां पर ये। तो इनकी डेमोक्रेसी लोगों ने खरीदनी बंद कर दी है, क्योंकि एक्सपायरी डेट की डेमोक्रेसी बेच रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए अफगानिस्तान ने भी नहीं खरीदी, और तालिबान कहने लगा कि मैं अपनी डेमोक्रेसी अपने आप स्टैब्लिश करूंगा। और आज की डेट में वो डेमोक्रेसी उस इंसान ने खुद से स्टैब्लिश कर ली है। और वो कैसी है, वो ऐसी है कि कोई भी महिला जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, अगर कहीं पर भी जाएगी अपने किसी हस्बैंड, भाई या फिर पापा को साथ में लेकर जाएगी। कोई भी महिला जो है बिना बुर्के के घर से बाहर नहीं निकलेगी। बुर्का तो छोड़ो, वो घर से झांकेगी भी नहीं। अगर किसी रास्ते के अंदर में इनका घर बना हुआ है और यहाँ पर खिड़कियां लगी हुई हैं, उन खिड़कियों को उस खिड़कियों को ईंट लगवाकर सील करवा दो, क्योंकि खिड़कियां घर के अंदर साइड में होनी चाहिए, गलियों की साइड में नहीं होनी चाहिए। इसलिए महिलाओं को बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं दिखानी है, उनको अंदर की ही सारी चीजें पता होनी चाहिए। सोचो छोटी छोटी बच्चियां हैं यार यहाँ पर, छोटे छोटे आज की डेट में, एक तरीके से आज की डेट में जो लड़कियां हैं, आज की डेट में जो पैदा हो रही हैं नई नई लड़कियां यहाँ पर, तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। तालिबान के जो यहाँ पर गुंडे हैं वो ऐसे काम करते हैं, घरों में किसी भी घर में जाते हैं, वहां से किसी न किसी फीमेल को उठाकर ले आते हैं। इस लेवल पर गुंडागर्दी चलती है, और अब तो पता भी नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है। रीजन क्या है भाई, मीडिया ही नहीं है। तो सोच के देखो पूरा का पूरा देश जो है वो पैक हो चुका है, वहां पर कोई मीडिया नहीं है, वहां पर आज के डेट में कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हो रहा है। सरकार जो चाहती है वही हुक्म होता है, वही लिखा जाता है, वही पब्लिश किया जाता है। तो अंदर क्या चल रहा है अब आप लोग सोच लो। तो ऐसा देश क्या कह रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले दिन, कि हाँ जो गर्ल्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है भाई साहब। तो ऐसे प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर आज की डेट में। तो ये अफगानिस्तान का पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए कि हमारे देश के साथ में बाउंड्री टच करता है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर अफगानिस्तान के अंदर में हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, पार्लियामेंट बनवाई है, डैम बनवाए, यहाँ पर रोड बनवाई है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया है, इनके स्कूल्स में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अगर हम लोग अफगानिस्तान के साथ में कनेक्शन अपना बना पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हम लोग साइड में रख पाते हैं। और यहां से इसके साथ में कनेक्शन बना के, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम भी भाई साहब चालाक आदमी है, हम थोड़ी ना ऐसे ही काम करेंगे। हमारे आईएएस ऑफिसर जो हैं उन्होंने भी पढ़ रखी है इकोनॉमी, तो भी समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन बनाएंगे, ईरान से होते अफगानिस्तान जाएंगे और फिर यहां से एंट्री मारेंगे किसमें, इस रीजन के अंदर में। ये कंट्री जो है सारी की सारी यहाँ पर, ये कंट्री ये रिसोर्सेज रिच कंट्री है। यहाँ पर यूरेनियम जैसी चीजें दुनिया भर की मिलती हैं, और भी कई सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल यहाँ से मिलते हैं, और चाइना का बॉर्डर इनके साथ में डायरेक्टली टच होता है। तो हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो चार ही डायमेंशन जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट इसको लेकर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं यहां पर कि भाई साहब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आप लोग खुद बता दो। क्वेश्चन को पढ़ लो और आंसर दे दो, तब तक मैं अपना थोड़ा सा गला गीला कर लेता हूं, ठीक है, पानी पी लो, मैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। प्यार से पढ़ना क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इतने सारे तान एक साथ बता दिए मैंने, ठीक है। भारत और दे देना चाहिए था इनको कि भारत भी है। तो मैप में देखो आप लोग यहाँ पर, इसको फिर से मैप में देखना और सही आंसर आप लोगों को खुद से बताना है। एक बार फिर से देख लो मैप में, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिल रही है। और मैप को ध्यान से निहारना, जाकर न्यूज में रहता है बहुत ज्यादा, तो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे आ सकते हैं। तो वुमेन्स राइट के बारे में भी आप लोगों से बात कर ली, ये भी बात कर ली। अब कुछ एक आधा पॉइंट और बता दूं मैं आप लोगों को, कि अमेरिका कहता है कि मैंने क्या क्या किया है वहां पर जाकर। तो अमेरिका बहुत सारी चीजें क्लेम करता है, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं कि देखो, अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर में था यूएसए, उसमें लगभग 71,344 लोगों की जान गई, जिसमें से अफगानिस्तान के मारे गए 47,000 और पाकिस्तान के मारे गए 24,000, यानी कि
ये कहते हैं ना कि वैसा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पाकिस्तान की हरकतें देखो। नेटो और यूएसए के जो है ऑफिशियल मारे गए लगभग 2,500, ठीक है। इसी के साथ में जो अफगानिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो मिलिट्री के लोग मारे गए यहाँ पर वो देख सकते हैं, 70,000 अफगानिस्तान और 10,000 पाकिस्तान। अपोजिशन के फाइटर मारे गए यहाँ पर, तो इतने सारे लोगों की लगभग जान गई है, 2,41,000 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अफगानिस्तान में जब यहाँ पर इन्होंने एंट्री की थी, इतने सारे लोगों की जान गई थी। तो समझ सकते हैं इसको इतनी खतरनाक वॉर क्यों बोला जा रहा था। तो इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, जो कि यहां से स्टार्ट हुई थी। ये इंसान चिंगारी लगाकर चला गया और इनको इन्होंने घर में जाकर इसको घर पर ही जाकर इसकी पिटाई करी। तो ये समझ सकते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा था कि अगर आज की डेट में अफगानिस्तान में शांति नहीं रहेगी, तो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, आसपास वाले रीजन में भी शांति नहीं रहेगी। तो अफगानिस्तान में शांति रहना जरूरी थी। ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। तो आइए अब चलते हैं आगे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो इसने अपना लव लेटर भेजा, कबूतर जा जा जा। अंताक्षरी चल रही थी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ईरान के पास में जाता है लव लेटर डोनाल्ड ट्रंप का कि हम तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं ना फगुनिया। तो फगुनिया ने बोली कि तुम झूठे आदमी हो, बार बार प्यार के नाम पर छोड़कर भाग जाते हो। हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, हम तुम्हारा प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट मारते हैं। तो ये इनके खुद के जो लीडर हैं, जिनका नाम है अतुल्ला अली खामी, ये भाई साहब खुद ये इंसान ये बातें बोल रहे हैं। इसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। अब उधर से क्या आएगा वो मैं बात बताऊंगा। अभी पहले मुद्दा सुन लेते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा सुनने के लिए पहले मैं आप लोगों को ईरान दिखाता हूं। अभी मैंने आप लोगों को अफगानिस्तान दिखाया। यहां पर इंडिया के साथ में भी ईरान का बॉर्डर टच किया करता था एक टाइम पर। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये आप लोग देखो यहां पर क्या है, ये यहां पर हो गया, क्या हो गया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि फ्यूचर में फिर बनने वाला है। बोलो आमीन, बनेगा जल्दी, ठीक है। तो यहां से हमारे साथ में ईरान का बॉर्डर टच किया करता था। तो हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ईरान जो है वो भारत का पड़ोसी देश हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए यहां पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था पास में भी। ईरान के बारे में क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि भाई कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है, तो वो ईरान है। और आप लोगों को पता है, मैंने कई बार डिस्कस भी कर रखा है आप लोगों से, जो रामसर साइट जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। तो रामसर यहां पर लोकेशन है ईरान के अंदर में, जिसके बेस पर रामसर साइट जो है वो यहां पर कन्वेंशन हुआ था। उसी के बेस पर हम लोग रामसर साइट जो है वो बोलते हैं। अभी ईरान जो है इसको लेकर कहानी कहां से स्टार्ट होती है, आइए कहानी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। यहां पर बेसिकली ईरान जो है उसके देश के अंदर में एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा इंसान निकल कर आता है। ये एक ऐसा इंसान था जो कहता है सबको साथ में लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, मॉडरेट टाइप का आदमी था ये भाई साहब। इनकी गद्दी पर बैठता है। और उस टाइम पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे ये। तो दोनों के बीच में फोन पे बात होती है कि ये कहता है बेसिकली यार मिल लेते हैं, पहले एक आधी बात करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे शादी करनी है कि नहीं करनी है, पहले डेट कर लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। भाई साहब ये मिले, इनको लगा कि अच्छा है, इसको हम लोग बेसिकली जो अपनी फोन की बात को रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्होंने रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर दिया दोनों ने मिलकर यहां पर। तो रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो गए, दोनों की शादी होगी। शादी बोला 5 आदमी को बुलाएंगे और दूसरा आदमी नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला 5 नहीं यार 6 को बुलाएंगे। पहले तो बोला 5 से ही शादी करेंगे कि 5 आदमी को बुला के शादी कर लेंगे, ज्यादा डिंडोरे नहीं पीटने हम लोग को, ठीक है। फालतू में लोग आएंगे बातें करेंगे, फालतू में पता चला हमारी चीजों पर उंगली उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से बातें बन रही है तो मजा नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला 5 आदमी बुलाएंगे। तो इसने बोला 5 बुलाएंगे, इसने ओबामा ने, ये बोला 5 नहीं 6 बुलाएंगे। तो पहले दोनों की लड़ाई हो गई। फिर कहे चलो ठीक है P5+1 6 लोगों को बुला लेते हैं। तो 6 लोग इन्होंने बुलाए शादी के अंदर में, P5+1 हो गए यहाँ पर। P5 में कौन थे, परमानेंट 5 वो आप लोग को पता ही है। और +1 में कौन था ये आप लोग बता दो, मुझे पता है कि आप लोग बता दोगे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे देश जो निकल कर आए यहाँ पर, इन्होंने मिलकर यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया कि हाँ चीजों को सुधारते हैं हम लोग, यहाँ पर रिलेशन को अच्छे से लेकर चलते हैं। अब तो शादी भी हो गई, अब तो लड़ना वड़ना नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी शादी हुई थी कि भाई साहब इनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने आ गया एक इंसान, जिसने बोला कि मैं डाइवोर्स करा के छोड़ूंगा, मुझे ये शादी पसंद नहीं आई, आथू। तो यहाँ पर ये इंसान जब पहले से इसने सोच रहा था, जब शादी हो रही थी पहले से ही बोल रहा था कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं शादी नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि ईरान से मैं प्यार करता हूं और ये इससे शादी कर रहा है, ठीक है। मतलब इसने ये कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, भले हमारे बीच में लड़ाई हो पर लेकिन शादी तो मेरे से ही होनी है। तो कहानी ये चल रही थी। तो ये इंसान आया, इसको पसंद नहीं आया, तो इसने क्या किया, इसने इनका ब्रेकअप करवा दिया। अब इनका ब्रेकअप करवा के अब देखो खुद से इसको लव लेटर लिख रहा है, ठीक है, कि हाँ मेरे से शादी कर, शादी कर ले। हालांकि बीच में फिर से इनका, बीच में यहाँ पर ये प्रेसिडेंट हटे, फिर से जो बाइडेन आए, फिर से शादी का मुद्दा किया। ये इंसान तो यहाँ पर
अब यहां पर प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है कि ईरान को यह समझ में आ गया है कि यूएसए के साथ में कोई भी डील करना खतरे से खाली नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक इंसान ऐसा है जिसने इसको बिल्कुल सही तरीके से डील किया है। बताओ कौन है, गैस करो, चलो कौन है। डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप इतना आरामी आदमी है, उसने एक साथ दो दो लोगों को प्रपोज किया, ठीक है। फिर कह रहा है कि नहीं, तेरे से तो मैं प्यार करता हूं सच्चा, दूसरे को मैं छोड़ भी दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कौन था? वो था किम जोंग उन। ये किम जोंग उनको यहां पे कह रहा है, किम जोंग उन कह रहा है, किम जोंग उन कह रहा है अरे नहीं, तेरी तरफ से तो मैं देखूंगा भी नहीं। मुंह फेर कर खड़ा हो गया लड़का, कह रहा है कि मुझे पता है तू कैसी कैसी हरकतें करता है। तो वैसा अब सामने फूल और पीछे तो है छारू, जो चूगा ने सामने से मीटर और पीछे छुरा लेके बैठा रहता है, तो तू वो हथियारी वो हरकतें करता हुआ तो नजर आता है। तो किम जोंग उनको भी इसने सेम बोला था, कह रहा है कि आजा मिलते हैं। मिलने गया उससे, भाई साहब सिंगापुर के पास में एक आइलैंड है, वहां पर जाकर मिला उससे, सिंगापुर के आसपास में। तो बहुत बहुत सारी बातें की गई वहां पर लेकिन इसको इसका प्रपोजल समझ में नहीं आया। ये कह रहा था इसको यहां पर किम जोंग उनको कि तू हथियार बनाने बंद कर दे तो मैं तेरे ऊपर सैंक्शन हटा दूंगा, ठीक है। किम जोंग उन कह रहा था तू कुछ सैंक्शन हटा दे तो मैं हथियार बनाने बंद कर दूंगा। तो इसी बात में लड़ते रहे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं शादी के बाद में घर पे नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये कह रहा है कि नहीं, मम्मी पापा के साथ में रहना पड़ेगा। तो उसी के बीच में रिश्ता टूट जाता है और इनकी शादी जो है वो नहीं होती है। तो मुद्दा जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है। तो ये कहानी स्टार्ट यहां से हुई थी। तो किम जोंग उन तो निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि किम जोंग उन जो था, उसका जो है समझाने वाली जो उसकी बुआ थी वो बड़ी समझदार थी। किम जोंग उनकी बुआ कौन थी? जब भी किम जोंग उनको कुछ करना होता था तो सबसे पहले अपनी बुआ के पास में जाता था। और उसकी बुआ बताओ कौन है, देखता हूं कौन कौन गैस कर पाता है। किम जोंग उनकी बुआ, किम जोंग उनकी बुआ जो है वो है चाइना। तो किम जोंग उन जो है जब भी कुछ दिक्कत होती थी चाइना के पास में जाएगा, या फिर अपनी बुआ के पास नहीं जाएगा तो भाई साहब अपनी किसी और रिश्तेदार के पास में जाएगा, और वह है रसिया। इनसे जाकर पूछता था कि बता करूं कि ना करूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही मैं आज की डेट में जिंदा हूं। अगर मैं इसके चक्कर में आ गया तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। क्योंकि हिस्ट्री देखिए मैंने इस इंसान की, ये अच्छा खिलाड़ी है, पहले भी बहुत सारे लोगों को ये स्टंप कर चुका है, आउट कर चुका है, क्लीन बोल्ड कर चुका है। तो मैं नहीं चाह रहा कि उसी कैटेगरी में मैं भी आऊं। तो इसने आसानी से ये क्या किया, ये निकल लिया भाई साहब, कह रहा है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि पास्ट में मैंने देखा है तू पहले ब्रेकअप कर चुका है, इसकी क्या गारंटी है कि तू मेरे साथ में रिलेशनशिप निभाएगा। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर भाई साहब अपनी फगुनिया को नहीं पकड़ पाए, तो फगुनिया हाथों से निकल गई, तो कंडीशन यहां पर खराब हो गई। तो इसलिए आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि ये फगुनिया तो चक्कर में आई नहीं, अब फिर से गया उसी फगुनिया के पास में, पुराने वाली के। तो उसको लव लेटर भेजा, पुराने वाली फगुनिया ने भी कह दिया कि पहले तू हरकतें कर चुका है, अब मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिलहाल के टाइम पर कंडीशन क्या है अब वो समझ लो। टेक्निकल चीजें बताता हूं, अब तक थी इनकी रिलेशनशिप की बातें कि कहां तक चीजें आकर पहुंची है, ठीक है। टेक्निकल बातें क्या है, आखिर लड़ाई चल क्यों रही है? लड़ाई इसलिए चल रही है कि ईरान जो है वो अपने एरिया में एक खतरनाक लेवल का देश माना जाता है। वो ये कहता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं यहां पर आज की डेट में जो इस्लाम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करूंगा, और खासकर जहां जहां भी जो हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ में कुछ गलत होगा तो वहां पर मैं खड़ा मिलूंगा। जैसे पैलेस्तीन के बारे में बात कर लिए, सीरिया के बारे में बात कर लिए, ईरान हमेशा प्रोक्सी वार लड़ता हुआ नजर आता है। प्रोक्सी क्या होती है? जब आप लोग क्लास में नहीं जाते ना, किस दिन आज मन नहीं करा क्लास में जाने का, दोस्त को कह रहा हो मेरी अटेंडेंस बोल दिए, तो यहां पर मान लीजिए कोई लड़का था, उसको बोल दिया कि मेरी अटेंडेंस बोलना, तो उसका नाम लिया कि लड़की का नाम है रीना, ठीक है, रिया, रिया। तो लड़का बोल रहा है यस मैम, कह रहे ये रिया की आवाज कैसे बदल गई? तो वो वाली काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो प्रोक्सी मारता है यहाँ पर, जहां भी जाता है वहां पर अपने लोगों को भेज देता है ये, ठीक है। तो कंडीशन देखने को मिलती है। तो प्रोक्सी लड़ाई बोलते हैं इसको, कि तुम खुद ना जाओ, तुम्हारे लड़ाके जाए वहां पर लड़ने। तो ये इंटरेस्टिंग टर्म है, याद रखना, टेक्निकल टर्म है, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यह कि भाई जब तुम आज की डेट में रॉ मेटेरियल निकाल कर लेकर आते हो, वो रॉ मेटेरियल निकाल कर लेकर आते हो कच्चा। जैसे कि आज की डेट में तुम खेतों में गए, खेतों में से आलू निकाल कर लेकर आ गए। अब आलू निकाल कर लेकर आए, भाई उन आलू को तुम छिलोगे, धुलोगे, उन आलू को काटोगे, तब जाकर उनकी सब्जी बनेगी, टमाटर भी डालोगे, तब जाकर तुम अच्छी से चीजों को एंजॉय करोगे। तो तब जाकर चीजें जो है वो सही से आगे चल पाएगी, ठीक है। तो ये सारे काम चलेंगे आप लोगों के, तो सारे काम अच्छे से चलेंगे तो फिर तभी तो जाकर सब्जी टेस्टी बनेगी, ठीक है। नमक मिर्च सही रखना, क्योंकि मिर्च ज्यादा मत डालना उसके अंदर में, मुझे मिर्च खाते हिचकी आने लगती है। किस किस को आती है? मुझे तो आती है यार, ठीक है। इन्होंने माइनिंग की, माइनिंग करने के बाद में मिलिंग की। मिलिंग को आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे यहां पर दूध निकाल कर लेकर आ जाता है, गाय का दूध निकाल कर लेकर आए, पहले उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट कर कर फिर उसमें से जो भी चीजें थी उनको सेपरेट किया, पोस्चराइजेशन किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, हाई हीट पर ले जाकर उसको क्या करते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो भी पैकेजिंग मिल्क आते हैं आप लोग के,
आप लोग क्या करते हो, उनको वो पैकेजिंग जो मिल्क आप लोग को देखने को मिलते हैं, आप लोग फिर से आकर उनको घर पे गर्म करते हो। रियलिटी में देखा जाए तो वो ज्यादा गर्म करने की उनको जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी हीटिंग करके उनको ठंडा करके पैकेजिंग करके आप लोग के पास में लाई जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पॉस्चराइजेशन की जाती है, जिसके चलते उसके अंदर के कीटाणु मर जाते हैं और दूध जो है वो आप लोग के लिए ऐसा रहता है कि आप लोग उसको लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हो। ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्या किया जाता है भाई साहब, जो यूरेनियम रॉ मटेरियल निकाल कर लेकर आया जाता है, उसमें से क्या किया जाता है, इंप्योरिटीज निकालकर फिर उसको बॉम्ब बनाने के लिए तैयार किया जाता है। और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग ऐसे करना पड़ेगा, जैसे आप लोग आज के में मान लीजिए जैसे दूध बिलो है, जैसे रई यूज करते हो दूध बिलोने के लिए, दूध बिलोनी कहते हैं जिसको नॉर्मली, जिससे घी निकलता है, ठीक है, टेस्ट टेस्ट नहीं लगता घी, खाया कभी गरम गरम दूध, जब गरम गरम नहीं होता, शाम को जमाते हैं सुबह को फिर रई चलाते हैं, उसमें क्या टेस्ट लगता है भाई साहब, रोटी पे रख लो और फिर खाओ रे, अब वाह वाह मजा आ गया। तो वो वाला काम करना पड़ता है, यानी कि एनरिच करना पड़ता है। एनरिच यानी कि दूध को एनरिच करके दही बनाई और उसमें से घी निकाल दिया। तो वही वाला प्रोसेस यहां पे फॉलो करना पड़ता है। जब तुम निकाल कर लेकर आते हो यूरेनियम को, तो वो काफी लो एनरिच रहता है, यानी कि वो इतना लो एनरिच रहता है कि उसको आप लोग ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसको एनरिच करने का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग सोचो एनरिच कैसे किया जाता है, जैसे दूध घुमाते हैं सोच लो, ऐसे यहां पर इस तरीके के चैम्बर्स बनाए जाते हैं और उसमें खूब स्पीड से इसको घुमाया जाता है एनरिच करने के लिए, ताकि आगे चलकर हम लोग इसका बॉम्ब बना सकें। तो जब ये यूरेनियम लेकर आते हैं तो इस यूरेनियम को क्या करते हैं, ये समझो कि यूरेनियम जो है वो है दूध, और दूध को आप लोगों ने एक हंडी में रख रखा है, उसके ऊपर में रई डाल दी और फिर उसको घुमा दिया, अब घी निकलेगा। तो ये जैसे थोड़ा सा एनरिच हो जाता है, यानी कि जब ओरिजिनल मिलता है यहां पर ये, तो ये ऐसा रहता है 3 से 5% तक एनरिच, ये किसी काम का नहीं है, ये दही बनाने के लायक ही नहीं है। उन्हें देखा दही बनना, दही भी कितने नखरे करती है, अगर उसको सर्दी गर्मियों में जमाओ तो कहीं रख दो उसको जम जाती है, सर्दियों में जमाओ मान लीजिए ढक के रख रखा है, थोड़ा सा चद्दर उसकी हटा दी ऊपर से, करी जा मैं नहीं जमती। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखी देखने को मिलेगी आज की डेट में। फिर उसके साथ में खेलते रहो, उसको गर्म करो, ये करो वो करो, मगर अब नहीं जमूंगी, कुछ भी कर ले तो ठीक है ना, तूने मुझे छेड़ा क्यों। तो वही वाले हरकतें इसकी है। तो 3 से लेके 5 के बीच में अगर आप लोग रखोगे तो ये बिल्कुल मजे में पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या किया, इसको जब 5 से लेके आप लोग लगभग 20% तक एनरिच करते हो, तो यहां पर ये रिएक्टर में इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। और वो रिएक्टर कैसे रहते हैं, उन रिएक्टर से आप लोग एनर्जी जनरेट कर पाते हो, जिससे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आप लोग बोलते हो। तो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है वो आप लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है यहां से। तो ये क्या होता है, इसको एनरिचमेंट बोलते हैं आप लोग यहां पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखना जो आप लोग यूज करते हो। पर लेकिन जब हम लोग इसको 90% के करीब यहां पर लेकर चले जाते हैं, तो ये इस तरीके की चीजों से फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ये जो खेतों में से आलू निकाल कर लेकर आए, इसका हम लोगों को बनाना था सब्जी, पर लेकिन हम लोगों ने बॉम्ब बना दिया इसका। तो यहां पर ये याद रखना कि ये इस तरीके से एनरिच किया जाता है, यहां से लेके इस लेवल पर लेकर लाया जाता है और फिर ये बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर तुम एनरिचमेंट कर लेते हो, और ये कोई ऐसा नहीं आराम से काम होता है, ये बहुत ही टफ काम होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब तो घरों में आप लोग देखने को मिलता है बिजली की रही आ गई है, जरा सी देर में रर्र करके दूध आप लोग का जम जाता है, वो सॉरी उसका दही बन जाता है 1 मिनट के अंदर में। पुराने टाइम पर वो रही हुआ करती थी ऐसी, ठीक है। तो मतलब ये रही हुआ करती थी, इसके नीचे यहाँ पर कुछ ऐसी ये पंखुड़िया हुआ करती थी इसकी, ठीक है। ये हंडी थी, इस हंडी में डालकर इसमें यहाँ पर रस्सी लगी होती थी ऐसे, उस रस्सी को यहाँ पर पकड़कर एक यहाँ पर एक उस पर बैठकर एक कोई मैं पिड्ढा टाइप का उस पर बैठकर यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता था, ऐसे ऐसे। और फिर ये रही घुमा करती थी, मम्मी लगी रहा करती थी कई घंटों तक। पर लेकिन सोचो एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाती है उस चीज से भी, ठीक है। पुराने टाइम पर जो भी सिस्टम थे ना हमारे, वो बेहतरीन थे, वो बॉडी को, वो फीमेल की बॉडी के लिए इतने शानदार थे। रई से ये करना, एक तरीके से लीपा पोती करना, चक्की चलाना, मतलब फीमेल की बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी हुआ करती थी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर शायद ही कोई फीमेल ऐसी थी जो कि यहाँ पर जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती थी अगर कोई दिक्कत हो गई, क्योंकि इतनी ज्यादा फिट बॉडी उस टाइम पर रहा करती थी और खाना खाना पीना सारा अच्छा रहा करता था। फीमेल की जिस तरीके से एक तरीके से जो इम्यून सिस्टम है वो भी सही रहता था, क्योंकि काम सारे ऐसे हुआ करते थे। आज की डेट में तो सब कुछ भाई साहब ऑटोमेटिक है, ठीक है। आज के में तो पोछा लगाने के लिए भी इंसान जो है वो मशीन लेकर आ रहे हैं कि पोछा लगाने वाली मशीन लेकर आ जाओ, बस बैठ रहे हैं हम लोग रील स्क्रॉल करते रहे। तो दिक्कत, शरीर बर्बाद होता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैंने मोटापा वाला आर्टिकल डिस्कस किया था आप लोगों से, उसमें बताया गया कि नेक्स्ट डिजास्टर जो होने वाला है हमारे लिए, वो बीमारियों के ढेर पर बैठे हैं, कि मोटापा दुनिया भर की बीमारियों को इन्विटेशन दे रहा है। तो सरकार को भी दुरुस्त हो जाना चाहिए, हेल्थ पे खर्चा करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर चीजें सुधारने होता है, ठीक है। तो ये बॉम्ब बन गए यहाँ पर। तो ये बॉम्ब बनाने के लिए यहाँ पर ये जो ईरान है वो अग्रसर है यहाँ पर कि मुझे बॉम्ब बनाना है। तो कमर्शियल पावर, अगर क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर मुझे एग्जामिनर है, मुझे एग्जामिनर बनना है, मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं स्टेटमेंट दूंगा कि हमारे जो कमर्शियल पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल जो रहता है वो 3 से लेके 5 के बीच में रहता है।
फिर मैं बोलूंगा बॉम्ब बनाने के लिए 10% तक एनरिच करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को नेचुरल जो स्टेटस में मिलता है वो कितने मिलता है, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही लो एनरिचमेंट स्टेटस में मिलता है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दूंगा, बोलूंगा तीनों में से कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर जब बॉम्ब बन जाता है तो फिर आप लोगों को पता है हिरोशिमा एंड नागासाकी आप लोग देख लेना उठाकर हिस्ट्री में कि क्या कोहराम मचाता है। तो ईरान को ये बॉम्ब बनाने से रोकने की प्रक्रिया है जो कि यहाँ पर आज की डेट में यूएस से लगा हुआ है, ताकि ये यूरेनियम को एनरिच ना करे। तो जहां जहां पर भी ये एनरिचमेंट की फैसिलिटी लगाता है उसको यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि ये बॉम्ब न बना सके। पर आज की डेट में ये सारी चीजें जो है आप लोग ऐसा कर सकते हो, मान लो आज के दिन में रसिया के और चाइना के कांटेक्ट में आ गया, भाई तुमने नहीं बनाया, उन्होंने बोल दिया ये ले 2 किलो बॉम्ब ले जा, हमारे यहाँ से जा तो रहा है, तो आ तो गई है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग मिलने गए, भाई सब झोले में 2 बॉम्ब डाल दिए, ले जा अपने घर पे रख लिए। तो आज की डेट में सारी चीजें ऐसी हो गई है कि तुम किसी को रोक नहीं सकते हो। जैसे नहीं आज की डेट में रिलेशनशिप भी ऐसी हो गई है, तुम किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कहां तक कंट्रोल करोगे, एक ट्रस्ट ही है जिसके बेस पर तुम चीजें चला सकते हो। अगर ट्रस्ट ही ब्रेक हो जाए तो तुम यहां पर इंसान जो है आज के डेट में ट्रस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर सामने वाले को छोड़ दो, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो उसके साथ में बांधे रहो जिंदगी को यहाँ पर लेकिन उसका फोन चेक करते रहना, उसकी जिंदगी में घुसे रहना, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो 24 घंटे, ये सारी हरकतें जो है ये लो लेवल मेंटेलिटी की होती है और कभी भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे अगर इन चीजों में घुसे रहोगे। अगर कोई ऐसा है ना जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड का पीस खत्म हो रहा है, उस इंसान को जिंदगी में से साइड में कर दो और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने माइंड के पीस को दो। अगर उसमें लगे रहोगे आप लोग तो कभी जिंदगी में प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। अगर ये हरकतें करनी भी है तो पहले यूपीएससी निकाल लो, उसके बाद में कर लेना। और यूपीएससी निकालने के लिए आप लोग उस माइंडसेट को उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। आप लोगों को वैसे ये चीजें बेकाम की लगने लगी, कोई मतलब ही नहीं इन चीजों का यार। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जिंदगी में कई सारे लोग तो उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो यहाँ पर इन्हीं को लेकर लगे रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बोलते हैं यहाँ पर इसको, ईरान न्यूक्लियर डील को। अभी आप लोग क्या लगता है, उधर से चिट्ठी आई, चिट्ठी आने के बाद में इधर से यहाँ पर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन बैठा हुआ साइड में देख रहा था, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि आखिर क्यों तुमने मुझे बदनाम कर रखा है दुनिया में। जब जब तुम कोई भी रिलेशनशिप करते हो तो तुम कहते हो आजा लड़की देखने चल रहे हैं, तो तुम मुझे लेकर जाते हो, पर लेकिन जिस दिन शादी होती है तुम मुझे वहां पर बुलाते ही नहीं हो। मेरी बेइज्जती हो जाती है कि बिचौलिया कहाँ है, बिचौलिया पता नहीं कहाँ रह गया। तो तुम बिचौलिया के बिना बिचौलिया के बिना ही तुम शादी को तोड़ कर आ जाते हो। मुझे मतलब रिलेशनशिप बनवाने में मुझे साथ लेकर जाते हो, तोड़ने के बाद में फिर तुम खुद निकल जाते हो। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि तू ही है बिचौलिया, सब मेरी गर्दन आकर पकड़ते हैं, तो बेइज्जती मेरी होती है। तो ऐसी हरकतें बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगी, यूरोपियन यूनियन के साथ में होती यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, हमारे लिए क्यों जरूरी है ईरान और अफगानिस्तान में शांति रहना, तो भारत के लिए जरूरी है। भारत के एंगल से देख लेना, मुंबई से अगर आप लोग चलते हो, मुंबई से गाड़ी चल रही पटना चले होले होले, गाना है ना कोई ऐसा, तो यहां से चलो मुंबई से लेके ईरान चले होले होले और फिर अफगानिस्तान में एंट्री कर ले। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारा कनेक्शन इन देशों के साथ में होगा, तो हमारी इकोनॉमिक और रीजनल कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा रीजन है, इसके बारे में याद रखना। इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताओ, रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है, यहाँ पर एक कॉरिडोर नाम दिया था, इसको नॉर्थ साउथ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी आप लोगों को इसको लेकर डाउट नहीं होगा। टॉपिक समझ में आ गया, कोनो दिक्कत कोनो समस्या कोनो परेशानी हो तो बता दियो। ठीक है, इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा, कोई पूछ ले आप लोगों से, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अगर भाई साहब इसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता ईरान का तो हमारे लिए क्या फायदा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछना चाहिए आप लोगों को कि भाई हम पढ़ क्यों रहे इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ईरान ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का, तो हमारे लिए फायदा ये होता कि ईरान से हम लोग पहले काफी ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, तो हम लोग को सस्ता ऑयल मिलता था, तो यहां पर वो हो जाता। दूसरा, रीजनल कनेक्टिविटी में चाहबार पोर्ट और भी कई सारे पोर्ट की कनेक्टिविटी हमारी बन जाती, चाइना का इंपैक्ट यहां पर कम हो जाता, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ती, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाती, सस्ता एनर्जी ऑयल मिल जाता हम लोग को यहाँ पर। तो यूएसए के जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यूएसए के जो सैंक्शन है, जिसको काटसा बोलते हो, यूएसए का काटसा है, काटसा मतलब काट लूंगा, जैसे नहीं एक तरीके से कि भाई साहब ये इंसान कट खाना है बहुत ज्यादा, तो इसका कट खाना वाला एक्ट है ये। अगर कोई भी यहाँ पर ये एक्ट के थ्रू ईरान के साथ में किसी ऐसे देश के साथ में अपने रिलेशन बनाता है तो ये से सैंक्शन लगा देता है। आप लोगों ने कहा सुना कि तू कौन की मैं खामा खा, मतलब हम ईरान से तेल खरीद रहे हैं, भाई यूएस से तू क्यों सैंक्शन लगा रहे हैं, तेरा क्या मतलब है। अब जब से जयशंकर साहब आए हैं, वो सबको क्यों नहीं फटे मुंह तेरे, सबको भाई साहब खुल खुलकर जवाब दे रहे हैं, अब की बार आ मेरे सामने तू बोल। तो हम लोग कर रहे हैं, पर लेकिन जहां हमको जरूरत पड़ रही है हम लोग थोड़ा सा एक डाउन टू अर्थ भी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत पर इंपैक्ट जरूर पड़ना है आप लोगों को। तो इसकी सारी डायमेंशन मैंने बता दी, तो मजा आया कि नहीं आया, कितना कितने आप लोग इस आर्टिकल को कितने पॉइंट दोगे बताओ जरा।
आज का सबसे बेहतरीन आर्टिकल कौन सा होगा, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। और फीडबैक दे दो यार, लगभग 900 के करीब लोग लाइव देख रहे हो और 500 के करीब फीडबैक दे रखा है। बाकी को पसंद नहीं आया क्या है, आर्टिकल समझ नहीं आया क्या है, बता दो अगर पसंद और समझ नहीं आ रखा है। ये एस्चुरी बनने का शौक हो रहा है डेल्टा बनना है, ठीक है ना, याद आ रहा है। एक कह रहा है सर स्टूडियो और डेल्टा ऐसा पढ़ा दिया सर, आज के बाद नहीं भूलूंगा जिंदगी में कभी भी। मैंने कहा ऐसी बात है सच्ची, मैं नहीं मानता।